आज की कहानी है पिया का घर। कृष्णा अपने घने व काले केश बालकनी में खड़ी होकर सुलझा रही थी। उसकी चाय जैसी भूरी रंगत को उसके घने केश और अधिक मादक बनाते थे। शादी के 10 वर्षों बाद भी सत्या उतना ही दीवाना था जितना पहले वर्ष था। सत्या का प्यार उसकी सहेलियों के बीच ईर्ष्या का विषय था, पर कभी कभी सत्या के व्यवहार से कृष्णा के मन में भी संशय होता था कि यह प्यार है या दिखावा। कुल मिलाकर जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। छोटा सा परिवार था कृष्णा का, पति सत्या और बेटी विहा। लेकिन कुछ माह से कृष्णा ने महसूस किया था कि सत्या देर रात को घर आने लगा है। जब भी कृष्णा पूछती तो सत्या यही बोलता, तुम्हारे और विवाह विहा के लिए खट रहा हूँ, वरना मेरे लिए 2 रोटी काफ़ी हैं। प्रश्न पर कृष्णा के मन को फिर भी ऐसा लगता था कि कहीं कुछ तो गलत है। बाल सुलझाते हुए कृष्णा के मन में यह सब चल रहा था कि बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला, देखा सत्या खड़ा है। कृष्णा कुछ बोलती, सत्या बोल पड़ा, अरे उदयपुर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, इसलिए सोचा कि आज पूरा दिन अपनी बेगम के साथ बिताया जाए। फिर सत्या ने 2 पैकेट पकड़ाए। कृष्णा ने खोल कर देखा, एक में बहुत सुंदर जैकेट थी और दूसरे में एक ट्रैक सूट। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, हर्जाना भर रहे हो नए साल पर यहाँ ना होने के लिए। सत्या उदास होते हुए बोला, कृष्णा, बस 2 साल और, फिर मेरे सारे समय पर तुम्हारा ही हक होगा। कृष्णा रसोई में चाय बनाते हुए सोच रही थी कि सत्या आखिर परिवार के लिए सब कर रहा है और वह है कि शक करती रहती है। शाम को पूरा परिवार विहा के पसंदीदा होटल में डिनर करने गया था। सबने लॉन्ग ड्राइव की। डिनर के बाद कृष्णा का पसंदीदा पान और विहा की आइसक्रीम। रात में कृष्णा ने सत्या के करीब जाना चाहा तो सत्या बोला, कृष्णा, थक गया हूँ, प्लीज़ आज नहीं। कृष्णा मन मसोस कर बोली, यह तुम 7 महीनों से कह रहे हो। सत्या बोला, यार वर्क प्रेशर इतना है, क्या करूँ। अच्छा, उदयपुर से वापस आकर डॉक्टर के पास चलते हैं। खुश, शायद काम की अधिकता के कारण मेरी पौरुष शक्ति कम हो गई है। और सत्या गहरी नींद में डूब गया। कृष्णा सोच रही थी कि कहीं सत्या की क्षुधा कहीं और तो पूरी नहीं हो रही है, पर उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था। सुबह सत्या एयरपोर्ट के लिए निकल गया और कृष्णा विहा के साथ शॉपिंग करने निकल गई। घर आकर विहा अपनी चीज़ों में व्यस्त थी और कृष्णा ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें सत्या के मैसेज थे कि वह एयरपोर्ट पहुंच गया है और उदयपुर पहुंचकर कॉल करेगा। कृष्णा फ़ोन रख ही रही थी कि उसने देखा कि किसी सिद्धार्थ के मैसेज भी थे। उसने उत्सुकतावश मैसेंजर खोला तो मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ गए। सिद्धार्थ के हिसाब से सत्या उदयपुर नहीं, नोएडा के लेमन राइस होटल में पूजा नाम की महिला के साथ रंग रलिया मना रहा है। कृष्णा को लगा कि कोई शायद उसके साथ घटिया मजाक कर रहा है, इसलिए उसने लिखा, कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो। उधर से जवाब आया, रूम नंबर 204, सेक्टर 62, होटल रेमन राइस, नोएडा। पूरी रात कृष्णा अनमनी ही रही। सत्या का फ़ोन आया था। वह कृष्णा को बता रहा था कि उसने कृष्णा के लिए लाल रंग की बंधेज खरीदी है और विहा के लिए जयपुरी घाघरा। फ़ोन रखकर कृष्णा को लगा कि वह कितना गलत सोच रही थी सत्या के बारे में। दोपहर में कृष्णा मैसेंजर पर सिद्धार्थ को ब्लॉक करने वाली ही थी कि उसने देखा 3 फोटो थे जो सिद्धार्थ ने भेजे थे। तीनों फोटो में एक औरत सत्या के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। तब कृष्णा सोचने लगी कि अच्छा, तो इसका नाम पूजा है। कजरारी आंखें, होंठों पर लाल लिपस्टिक और लाल बंधेज की साड़ी। क्या अपनी महबूबा की उतरन ही उसे सत्या पहनाता है। सुबह कृष्णा विहा को साथ लेकर मेरठ से नोएडा के लिए निकल गई। वह अब दुविधा में नहीं रहना चाहती थी। नोएडा में अब वह अपने मम्मी पापा के घर पहुंची। पता चला मम्मी पापा गांव गए हुए हैं। कृष्णा के भैया बोले, अरे एकदम से, अचानक, और सत्या कहाँ है। कृष्णा बोली, भैया आपकी बहुत याद आ रही थी, बस चली आई। और कल मेरे कुछ पुराने दोस्तों का नोएडा में गेट टुगेदर है, सोचा आप लोगों से मिल भी लूँगी और दोस्तों से भी। सुबह नाश्ता करके कृष्णा धड़कते हुए दिल के साथ होटल पहुंची। वह रिसेप्शन पर पहुंची ही थी कि सामने से सत्या और पूजा दिखाई दे गए। सत्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था।
फिर भी बेशर्मी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृष्णा आंसू पीते हुए बोली, तुम्हें लेने आई हूँ। सत्या बोला, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। घर का रास्ता पता है मुझे। कृष्णा पूजा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तो यह है आपका ज़रूरी काम जो तुम उदयपुर करने गए थे? सत्या भी बिना झिझक के बोला, हाँ, यह पूजा मेरे साथ मेरे बिजनेस में मदद करती है। कल ही हम उदयपुर से आए हैं और आज तो मैं मेरठ पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था। कृष्णा बिना कुछ कहे दनदनाते हुए वापस अपने घर चली गई। जब भैया और भाभी ने पूरी बात सुनी तो भाभी बोली, अरे, ऐसी औरतों के लिए अपना घर छोड़ने की गलती मत करना। कल मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेकर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। अगले दिन जब कृष्णा अपनी भाभी के साथ वहां पहुंची तो गुरुजी के बिना कुछ कहे ही जैसे उसके मन का हाल जान लिया था। कृष्णा को भभूति देते हुए गुरुजी ने कहा, अपने पति के खाने में मिला देना। कम से कम 1 माह तक ऐसा करोगी तो उस औरत का काला जादू उतर जाएगा। उस औरत ने तुम्हारे पति पर वशीकरण कर रखा है। जब वे वापस आएं तो कुछ मत कहना। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करो और शुक्रवार को पूरी निष्ठा से उपवास करना। कृष्णा अगले दिन जब मेरठ जाने के लिए निकली तो भाभी बोली, कृष्णा, मम्मी पापा से इस बात का जिक्र मत करना। तुम ये उपाय करोगी तो समस्या का समाधान अवश्य होगा। थोड़ा धीरज से काम लेना। कृष्णा वापस अपने घर आई और ठीक दूसरे दिन सत्या भी आ गया। न सत्या ने कोई सफाई दी, न कृष्णा ने कोई सवाल किया। घर का माहौल थोड़ा घुटा घुटा सा था, पर कृष्णा को विश्वास था कि वह पति को सही रास्ते पर ले आएगी। रोज़ चाय या खाने में कृष्णा भभूति डालकर देने लगी थी। सत्या अब समय पर घर आने लगा था। कृष्णा को लगा शायद गुरुजी के उपाय काम कर रहे हैं। उधर सत्या एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। वह शिकार तो अब भी कर रहा था, पर अब उसने खेलने का तरीका बदल लिया था। अब वह घर से ही अपनी महिला मित्रों को फ़ोन करने लगा था। जब कृष्णा कुछ कहती तो वह उसे अपनी बातों में उलझा लेता था। कृष्णा को अपनी बुद्धि से अधिक भभूति व व्रत पर विश्वास था। वह सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे हुए थी। पर एक रोज़ तो हद ही हो गई जब बड़ी बेशर्मी से सत्या कृष्णा के सामने ही पूजा से वीडियो कॉल कर रहा था। कृष्णा अपना आपा खो बैठी और गुस्से में उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए बोली, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मेरे नहीं तो कम से कम विहा के बारे में सोचो, क्या कमी है मुझ में? सत्या खीसे निपोरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर अब ना वह हुस्न है, ना वह मादकता रही है। एक ठंडी लाश के साथ मैं कैसे अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करूं? शुक्र करो कि मैं तुम्हारे सारे खर्च उठा रहा हूं और अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ रखा है। और क्या चाहिए तुम्हें? कृष्णा गुस्से में बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं अनाथ हूँ या सड़क पर पड़ी हुई लड़की हूँ? मेरे पापा और भाई अभी जिंदा हैं। वे तो मैं तुम्हारी इज्जत के कारण अब तक चुप थी। अब अगर तुम चाहोगे भी तो वे तुम्हें मेरे करीब फटकने नहीं देंगे। सत्या बोला, अगर तुम्हारे करीब फटकना होता तो मैं क्या बाहर जाता? इससे अधिक कृष्णा बर्दाश्त नहीं कर पाई और रात में ही विहा को लेकर मम्मी पापा के घर नोएडा आ गई। अब कृष्णा के पास कोई उपाय नहीं था। उसे अपने मम्मी पापा को सब बताना पड़ा। मम्मी पापा सब सुनकर सन्नाटे में आ गए। पूरी बात सुनकर भैया आग बबूला हो गए थे। बोले, कृष्णा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब तुम वापस नहीं जाओगी। विहा और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। पर यह बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर चिंता लकीर खिंच गई थी। एकाएक वह बोल उठी, अरे, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? कोई ऐसे अपना घर छोड़कर आता है क्या? फिर आज की नहीं, कल की सोचो। विहा और कृष्णा की पूरी जिंदगी का सवाल है। कृष्णा तो नौकरी भी नहीं करती कि अपना और विहा का खर्च उठा सके। भैया बोले, अरे, तो इस घर पर उसका भी बराबरी का हक है। भाभी उसके आगे कुछ ना बोल सकी, पर वह भैया की इस बात से नाखुश थी। यह बात कृष्णा को पता थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में परिवर्तित हो गए थे, पर सत्या की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी। कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका फैसला सही है या गलत। विहा की बुझी आंखें और मम्मी पापा की खामोशी सब कृष्णा को कचोटती थी। भैया ने कह तो दिया कि वह भी इस घर की संपत्ति में बराबर की हकदार है, पर कृष्णा में इतना हौसला नहीं था कि वह इस हक के लिए खड़ी हो पाए। एक दिन कृष्णा अपने पापा से
बुटीक खोलने के बारे में बात कर रही थी। तभी मम्मी दंदनाती आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा, क्यों हमारा बुढ़ापा खराब करने पर तुली हुई हो? अगर तेरे पापा ने तुझे पैसा दिया तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे बुढ़ापे का सहारा तो वह ही है। मैंने आज सत्या से बात की थी। वह बोल रहा था, तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो और अपनी मर्जी से वापस जा सकती हो। कृष्णा बहुत ठसक से घर छोड़कर आई थी, पर किस मुंह से वापस जाए, वह समझ नहीं पा रही थी। पर भैया का तनाव, भाभी का अबोला, सब कुछ कृष्णा को सोचने पर मजबूर कर रहा था। पहले हफ्ते जो विहा पूरे घर की आंखों का तारा थी, वह अब सब के लिए बेचारी बनकर रह गई थी। एक दिन कृष्णा ने देखा कि भैया के बच्चे गोगी और टिम्सी पिज़्ज़ा के लिए ज़िद कर रहे थे। विहा बोली, टिम्सी, मेरे लिए तो डबल चीज़ मंगवाना। गोगी बोला, ये नखरे अपने पापा के घर दिखाना। अब जो मंगवाया है उसी में काम चलाओ। कितनी बार कृष्णा ने गोगी और टिम्सी को छिप छिप कर बादाम, आइसक्रीम और चॉकलेट खाते हुए देखा था। विहा एकदम बुझ गई थी। उसने जिद करना छोड़ दिया था। कृष्णा ने छोटी बड़ी जगह नौकरी के लिए आवेदन भी किया, पर कहीं से भी सफलता नहीं मिली थी। हर तरफ से थक हार कर कृष्णा ने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने बोला, इस अमावस्या पर अगर वह अपने पिया के घर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा ने जब यह फैसला अपने परिवार को सुनाया तो भाभी एकदम से चहकने लगी। अरे कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही किया। बच्चे को मम्मी और पापा दोनों की ज़रूरत होती है। तुम क्यों किसी तितली के लिए अपना घर छोड़ती हो? तुम रानी हो उस घर की, और उसी सम्मान के साथ रहना। कृष्णा मन ही मन जानती थी कि वह रानी नहीं, पर एक अनचाही मेहमान है इस घर की, और एक अनचाहा सामाजिक रिश्ता है पिया के घर की। अगले दिन कृष्णा जब अपने सामान समेत घर पहुंची तो सत्या ने विहा को तो खूब दुलारा, लेकिन कृष्णा को देखकर व्यंग से मुस्कुरा उठा। अब सत्या को पूरी आज़ादी थी। उसे अच्छे से समझ आ गया था कि अब कृष्णा के पास पिया के घर के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह जब चाहे आता और जब चाहे जाता। जो एक आंखों की शर्म थी, वह अब नहीं रही थी। खुले आम वह कमरे में ही बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, जो कभी कभी अश्लीलता की सीमा भी लांघ जाता था। कृष्णा से जब सत्या का व्यवहार सहन नहीं होता था तो वह बाहर आकर बालकनी में खड़ी हो जाती थी। कहीं दूर यह गाना चल रहा था, पिया का घर, रानी हूँ मैं। गाने के बोल के साथ साथ कृष्णा की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।